स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं गौतम प्रसाद। आज जो हम बात करेंगे बच्चों हमारा है वो बीए ऑनर्स के लिए है बच्चों, फर्स्ट ईयर वाले के लिए सेकंड सेम का जो हमारा है जेनेरिक इलेक्टिव हिस्ट्री, ठीक है ना, द वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1945। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा दे रखा है, पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा क्वेश्चंस है इसको करेंगे हम, बताएंगे आपको किस तरीके से 100 में से आप 90 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आप सभी के लिए, और ये आपकी डिमांड पे बनाया गया है। इसको ज़रूर देखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें बच्चों, ठीक है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें 2 ही क्वेश्चन करने हैं, इसमें हमें क्लियर कट यही बोला है। और प्रत्येक आपके पेज में उत्तर पुस्तिका में आपका नाम और रोल नंबर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए हम सबसे पहले जो बात करते हैं बच्चों, आज इसमें हम बात करेंगे वो है हमारा शीत युद्ध का। तो जैसे कि बच्चा शीत युद्ध के जब हम बारे में बात करते हैं तो हमें आपको जैसे ही पता होगा कि शीत युद्ध का दौर, तो बच्चा शीत युद्ध का दौर हुआ कब से स्टार्ट, शीत युद्ध है क्या, शीत युद्ध के बारे में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। बच्चा शीत युद्ध का दौर जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ तो शीत युद्ध 2 महाशक्ति उभर कर आई, वो थी हमारी सोवियत संघ और एक अमेरिका। अब इन दोनों के अंदर ये होड़ बनी हुई रहती थी कि हम एक दूसरे से आगे दिखाएंगे, ऊंचा दिखाने के लिए क्या करते थे, एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक तो चला, परंतु इसमें ऐसी कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई जिससे कि दोनों ही महाशक्तियों को क्षति पहुंच सके। एक क्यूबा मिसाइल संकट ऐसी घटना है जो कि 1962 में हुई। वह अमेरिका से सटा हुआ द्वीप है, लेकिन उसका संबंध सोवियत संघ से बहुत अधिक होता है। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करती है, कई बार ये सारी चीज़ें होती है। तो ये था बच्चों शीत युद्ध। तो शीत युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 महाशक्तियां इसके केंद्र में होती है, अमेरिका और सोवियत संघ, ये चीज़ मैंने आपको बता दी बच्चों। अब जैसे कि मैंने बच्चों आप सभी को बताया है 1945 में क्या हुआ बच्चों, मित्र राष्ट्र जितने भी थे और धुरी राष्ट्र और विश्व की समाप्ति हो गई और मित्र राष्ट्र की अगुवाई हुई। मित्र राष्ट्र की अगुवाई में सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है ना, अमेरिका, सोवियत संघ, ये सारे देश उभर कर आए जिनको मित्र राष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। धुरी राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी, इटली, जापान और इन सभी के हाथों में थी बच्चों, ठीक है ना। अब जो सबसे बड़ी बात आती है, इसी के अलावा बच्चों और कौन, दक्षिण पूर्व एशियाई में चीन, बर्मा, म्यांमार, भारत और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से थे, ठीक है ना। इस युद्ध में क्या हुआ, बड़े पैमाने पर जान मान की हानि हुई और 1914 से लेकर 18 तक ये हमारा पहला विश्व युद्ध माना जाता है, ठीक है ना। पहला युद्ध बोल दो, विश्व युद्ध है हमारा वैसे, ठीक है ना। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध से क्या हुआ, ज़्यादा भारी पड़ा और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही बच्चों क्या हुआ, हमारा समाप्ति के बाद ही शुरुआत हो गई किसकी, शीत युद्ध की। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध का चरम बिंदु जो माना जाता है बच्चों, जब अमेरिका ने 1945 में जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे, जब से क्या हुआ, वो युद्ध समाप्त हो गया और उसी समय से होड़ बनी लगी रहने लग गई, ठीक है ना, दोनों ही महाशक्तियों में बड़ा बनने के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ बच्चों, वैश्विक राज्य के मंच पर 2 महाशक्तियां उभर कर आती है। जर्मनी और जापान हार चुके थे, बड़े जितने भी जो ये धुरी राष्ट्र थे। यूरोप तथा शेष विश्व ध्वंस की मार झेलनी पड़ी। अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनी और इसी के कारण क्या हुआ बच्चों, ये अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ एक दूसरे के मुकाबले शीत युद्ध का कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने की भी समझ भी यहीं से मानी जाती है बच्चों, ठीक है ना। ये चीज़ तो हमारा हो गया, ये चीज़ हमने जान लिया। अब आते हैं बच्चों कुछ चीज़ हमारे जो शीत युद्ध के दायरे जो हैं वो कौन कौन से थे। इसमें हम पहले ये जान लेते हैं 1950 के दायरे में क्या क्या हुआ। सोवियत संघ ने 1950 के दायरे में सोवियत संघ ने अनबन हो गई और 1961 में दोनों ही बीच भू भाग पर आधारित होकर छोटा सा द्वीप हुआ और उसमें क्या हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ और 9 स्वतंत्र देशों ने क्या किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन बढ़ाया। उसकी अगुवाई किसने की, भारत समेत और बर्मा, यूगोस्लाविया, इन सभी के देश के जॉर्ज ब्रिज टिटो, इन सभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक गुटनिरपेक्ष का आंदोलन किया। वो इन सभी महाशक्तियों से अलग रहकर अपना खुद का गुट बनाना चाहते थे। आगे बच्चों शीत युद्ध के दायरे में हम जो बात करेंगे बच्चों वो है हमारा, हम उसमें जानेंगे क्या चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो शीत युद्ध के दायरे में बच्चों क्या क्या हुआ, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए क्यूबा के, जिसमें मिसाइल संकट मैंने आपको बताया था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ हुई और दोनों महाशक्तियाँ कोरिया 1950-1953 में, बर्लिन, कांगो, दशक, इन सभी में भाग लिया, मुठभेड़ हुई और काफ़ी जान मान की हानि का नुकसान हुआ बच्चों। और इसी समय क्या हुआ, बहुत सारी संधि बनाई गई ताकि युद्ध को रोका जाए। एनटीपीटी
स्टार्ट वन, सॉल्ट टू, ताकि इस परमाणु शीत युद्ध को रोका जा सके, ताकि तृतीय विश्व युद्ध ना हो। तो ये था बच्चों हमारा शीत युद्ध का। आप सभी को आई होप ये पसंद आया होगा। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में जब हम बात करते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों, वो हमारा है वैश्वीकरण, ठीक है। तो वैश्वीकरण से सबसे हम पहले बात करते हैं बच्चों, वैश्वीकरण होता क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो बच्चों जो वैश्वीकरण है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। वैश्वीकरण बच्चों एक हमारी चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे संचार हो, जैसे मैं भाषा हूँ, अभी मैं आपको पहुँचा रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से और आप इसको असाइनमेंट कीजिएगा। तो ये क्या हो गया, भाषाओं का आदान प्रदान, चाहे वस्तुओं का आदान प्रदान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। तो बच्चों वैश्वीकरण के आयाम बहुत सारे हैं, राजनीतिक आयाम है, सांस्कृतिक हैं और आर्थिक आयाम है, कुछ हैं, और इसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं बच्चों। ये सबसे पहले मैं आपको वैश्वीकरण बताता हूँ। वैश्वीकरण से बच्चों क्या हुआ, देशों के बीच आपसी संबंध तो सुधरते ही हैं, आप सभी को ये पता होगा, क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश में सामान आएगा तो उनकी स्थिति ऑलरेडी सुधरेगी। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ बच्चों, विश्लेषण इसमें क्या, राजनीतिक और ये सारे सांस्कृतिक परिणाम पे बात होगी, और इसी में वैश्वीकरण भारत का प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी बच्चों हमारे लिए, जो जानने की चीज़ है, वैश्वीकरण की अवधारणा। तो बच्चों एक जो हमारा, मान लीजिए हमारा एक व्यक्ति है, उसको एक साइकिल लेनी है अपनी बच्ची के लिए, लेकिन उसके बजट के बाहर है। लेकिन वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ बच्चों, जब सामान एक देश से दूसरे देश में अन्य देशों के आने लग गए, तो लोगों के पास क्या हुआ, उसके बजट में सामान मिलने लग गया। जैसे कि एक सपोज़ मैं बता दूं, एक बाइक है, एक बाइक चाइना ने बनाई है, और वही बाइक एक और अपने देश में बनी है भारत में, और एक अमेरिका की आई है। तो जो भारत की बाइक है वो 70,000 की है, अमेरिका की 1 लाख की, और चाइना की सीधा कितने की, 30,000 की। तो हमारे अफोर्डेबल में कौन सी है वो बेस्ट, 30,000 वाली। भले ही वो ज़्यादा दिन ना चले, लेकिन हमारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी। तो यही है, वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ, काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई, और प्रौद्योगिक और औद्योगिक के क्षेत्र को एक नई आयाम दिशा मिली। इस समय बहुत सारे आविष्कार हुए बच्चों, जितने भी हमारे 20वीं शताब्दी में इतने आविष्कार हुए, जैसे कि टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, पंखा, इन सभी चीज़ों के काफ़ी आविष्कार हमारे भारत में हुए। विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही होने लग गई, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, एक दूसरे से जुड़ने लग गए। वैश्वीकरण बहुआयामी अवधारणा और राजनीतिक सांस्कृतिक अवतार है बच्चों। इनके बीच क्या होता है, ठीक ठीक भेद नहीं किया जा सकता। वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है बच्चों, ठीक है ना। वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषय रहा जाता है, माना जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब आते हैं हम बच्चों, इसमें हमारा राजनीतिक प्रभाव। बच्चों वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव हम जान लेते हैं। सबसे पहले इसके 3 प्रभाव पड़ते हैं। वैश्वीकरण की जो समकालीन प्रक्रिया के प्रभाव में जारी बहसों में से एक इसका राजनीतिक अवसर क्या हो, मतलब कहा गया है जब राज्य की संप्रभुता परंपरागत वैश्वीकरण का असर कैसे होता है। तो इस समय क्या हो गया बच्चों, जो राज्य की जो शक्ति थी वो सीधा तौर पे समाप्त होने लग गई थी। कहने का मतलब ये है बच्चों, सीधा सरल विचार ये है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता, यानी सरकारी जो भी करना था सरकार को, उसकी ताकत में क्या हो गई, कमी आ गई। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा पुरानी पड़ गई, और इसका जगह किसने ले ली, टेक्नोलॉजियों ने ले ली कल्याणकारी, उससे वैश्वीकरण ने इसकी जगहों छीन ली। उसके बाद हम आते हैं बच्चों आर्थिक प्रभाव पे। आर्थिक प्रभाव, जैसे कि बच्चों आपको मैंने बताया वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में, भले ही इसमें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसमें वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं पर आर्थिक नीतियों का निर्धारण निभा पाई। ये बहुत अच्छा हमारा आर्थिक दृष्टि से, सकल घरेलू उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमारा बहुत अच्छा हो गया आर्थिक दृष्टि से। अब आते हैं बच्चों सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव, जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों, हम खाने पीना सब चीज़, रहन सहन जो हम क्या कर रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, जो हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, हमारा सांस्कृतिक प्रभाव है। अब आते हैं बच्चों जो हमारा जो लास्ट पॉइंट है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। बच्चों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बहुत ही इफेक्ट पड़ते हैं। सकारात्मक क्या है, वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ, हमारे देश में नई नई टेक्नोलॉजी आई, और जिससे क्या हुआ, कम समय में कार्य होने लग गया। नकारात्मक का जो प्रभाव, वो उदाहरण है बच्चों, वो क्या है, नकारात्मकता में क्या हुआ, जितने भी जो लेबर्स थे मशीनी के आने से क्या हो गए, वो बेरोजगार हो गए। तो इस तरीके से उनका रोजगार छिन गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका दोनों क्वेश्चन हो गया है। यदि आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, चाहे मैसेज कर सकते हैं। यदि ये आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है, और इसी तरीके से मैं आपकी वीडियो बनाते रहूँगा और ऐसी इस तरीके से देते रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।